नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मुसर्रत आलम की रिहाई मामले में एक सरकारी चिट्ठी से मामला और उलझ गया है। इस चिट्ठी से खुलासा ये हुआ है कि मुसर्रत की रिहाई की स्क्रिप्ट इसी साल 4 फरवरी को मुफ्ती सरकार बनने से पहले राज्यपाल शासन में ही लिख दी गई थी। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि मुसर्रत को केंद्र ने रिहा कराया या फिर मुफ्ती सरकार ने, और क्या मुसर्रत को फिर से जेल भिजवाएंगे मोदी साहब? इन्हीं बड़े सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस फक्की की रिहाई पर पीडीपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो मोदी सरकार आक्रोश में तमतमाई हुई है। केंद्र सरकार की सफाई यही है कि मुफ्ती ने अंधेरे में रखकर मुसर्रत की रिहाई का फैसला ले लिया, जबकि विरोधियों का सीधा आरोप है कि मुसर्रत की रिहाई बीजेपी पीडीपी की मिलीभगत का नतीजा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नई चिट्ठी ने केंद्र सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी है। ये चिट्ठी राज्यपाल शासन के दौरान जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने जम्मू के डीएम को लिखी थी, जिसमें मुसर्रत को छोड़ने का फरमान था। तो क्या इस सरकारी फरमान के बारे में केंद्र सरकार को खबर नहीं थी? अब ये बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल है कि मुसर्रत की रिहाई केंद्र सरकार ने करवाई या फिर जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार ने, और क्या मुसर्रत को दोबारा जेल भिजवाएंगे मोदी साहब? रिहाई को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिनके जवाब आज लेना बड़ा जरूरी है। फुटबॉल शुरू हो गया है। पहला दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे पर। कहते हैं प्रोसेस उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ, रिहाई के आदेश राज्यपाल के जमाने में शुरू हुए जब अपरोक्ष रूप से केंद्र का शासन था, और तीसरा पीडीपी ने रिहाई करी और अब अपनी पीठ थपथपा रही है। तो क्या हमाम में डैश डैश डैश? आपको पता है मैं आगे क्या कहने जा रहा था। लेकिन अभी इन सवालों पर जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नेता खामोश है कि मोदी जी मुसर्रत को दोबारा जेल पहुंचवाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो स्टेट बीजेपी है, उसके प्रवक्ता अनिल कौल, जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं राज्य इकाई के, वो ये मांग कर रहे हैं कि मुसर्रत को दोबारा जेल पहुंचाया जाना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान इसके बारे में क्या कहता है? खामोशी, जुबान पर ताला लगा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस से पूछेंगे कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए लगाना जरूरी क्यों नहीं समझा फिर से, क्योंकि ये प्रोसेस उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार के वक्त शुरू हो चुकी थी। पीडीपी से हम पूछेंगे कि क्या अलगाववादियों की रिहाई, जिस तरह की हीलिंग टेस्ट पॉलिसी उमर अब्दुल्ला ने शुरू की थी, क्या पीडीपी भी ये रिकंसिलिएशन पॉलिसी जारी रखेगी? इन तमाम सवालों पर बहस होगी। मेरे साथ अनिल बलूनी साहब जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी, संजय निरुपम साहब हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस, जफर इकबाल साहब हैं, लीडर पीडीपी, राहुल जलाली साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट, आलोक मेहता साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट, अरुण बख्शी जी है, एक्टर, जो कि कश्मीर के मुद्दे पर अपनी सीधी और बेबाक राय रखते हैं। लेकिन अनिल, सबसे पहला सवाल, आपकी स्टेट यूनिट मांग कर रही है कि मुसर्रत को सीधे जेल भेजा जाए। क्या बीजेपी हाईकमान ये मांग करता है? आप पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, क्या मुसर्रत को फिर से जेल भेजने की मांग कर रहे हैं आप? देखिए दीपक जी, जैसे कि गृह मंत्री जी ने भी कहा है, हम लोगों ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं। अभी राज्य सरकार से वो आने दीजिए, जानकारी पूरी जब मिलेगी उसके बाद जो भी कानून सम्मत होगा, जो भी न्यायोचित होगा, वो किया जाएगा। मैं आपसे पार्टी का नजरिया पूछ रहा हूं, सरकार का नहीं। नहीं, मैंने कहा ना कि जब गृह मंत्री जी ने कहा है तो हम लोग उसी पे करते हैं कि एक बार राज्य की तरफ से क्लैरिफिकेशन आने दीजिए। उनसे कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी गई हैं, अभी आप इंतजार कीजिए। लेकिन ये बात जरूर है कि देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, ये बात तय है। नहीं, ये तो सभी कहेंगे देश के अंदर, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन आपकी स्टेट यूनिट ने डिमांड किया है कि मुसर्रत को फिर से जेल में भेजा जाए। आपकी स्टेट यूनिट के साथ आप खड़े हैं इस मांग में कि नहीं? ठीक है, देखिए हमारी वहां स्टेट यूनिट ने किया है, बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक जी, हमारी स्टेट यूनिट ने किया है, वहां हमारे विधायक भी मिलकर आए हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से काफी चीजें कही हैं, और इसीलिए हमने कहा आप इंतजार कीजिए, हम एक बार वहां से स्टेट से क्लैरिफिकेशन आने दीजिए। आप देखिएगा जल्दी ही आपको पता लगेगा क्या होने जा रहा है।
क्या होने जा रहा है? खबर आ रही है अभी अभी कि अमित शाह जी ने बात करी है मुफ्ती मोहम्मद सईद से, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं तो देखिए आपके साथ अभी बैठा हूं यहाँ पर, मैं आपके चैनल पे ही सामने देख रहा हूं, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये बात जरूर है कि पार्टी अभी हमारे वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है वो भी दिल्ली आए हुए हैं, उनकी चर्चा भी हुई है और हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में। विचार विमर्श हो रहा है। विचार विमर्श कब तक चलेगा इस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। लेकिन संजय निरुपम साहब, आज तो ये साफ हो गया कि कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। आपने हीलिंग टच पॉलिसी शुरू की थी जब उमर अब्दुल्ला साहब की और आपकी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन पीडीपी अगर रिकंसिलिएशन पॉलिसी कर रही है तो अब आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हीलिंग टच की पॉलिसी जो है उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अपराध अपराध होता है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 2010 में एक जबरदस्त हिंसक वातावरण तैयार किया जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में उस समय की सरकार ने, जिसको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे रखा था, उस पर तमाम कड़ी धाराएं लगा करके उसे अंदर रखा था। अब बड़ा विषय यह है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको छोड़ा जाए। दूसरा विषय यह है कि कल प्रधानमंत्री आक्रोश में थे और रात को खबर यह आई कि प्रधानमंत्री का आक्रोश जो मुफ्ती सरकार के ऊपर था, अब समझ में आ रहा है कि जब मुफ्ती सरकार नहीं थी और जब इनकी परोक्ष रूप से जब इनकी सरकार थी तब उसी सरकार ने छोड़ा है। अभी भी प्रधानमंत्री को आक्रोश है क्या? और आक्रोश है तो किस पे है? अपने आप पर है क्या या अपने सहयोगियों पर है क्या? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा शौक और ज्यादा जो तड़प है किसी तरह से सत्ता में बने रहने का है। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, गठबंधन नहीं। दूसरी तरफ गठबंधन जारी रखने की एक जल्दीबाजी और एक मजबूरी भी दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि देश की सुरक्षा के साथ आखिर वो कब तक समझौता करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो बीजेपी बार बार देश की सुरक्षा की बात करती थी, कस्में खाती थी, शपथ लेती थी, आज वो सत्ता में बने रहने के लिए तमाम समझौते कर रही है। तो आज मसरत आलम को पुनः गिरफ्तार करना चाहिए, ये डिमांड जब भारतीय जनता पार्टी की स्टेट इकाई सामने रखती है, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान मुंह छुपा रहा है या एक खामोशी मेंटेन कर रहा है, उससे मुझे बहुत ही हास्यास्पद स्थिति दिख रही है। हास्यास्पद स्थिति हो गई अनिल आपकी। और मैं यहां से आपसे पूछना चाहता हूं, राज्यपाल शासन जब था, राष्ट्रपति शासन जब था, वहां पर तभी ये प्रोसेस शुरू हो गई थी। तब तो गृह मंत्री को पता होना चाहिए। और वहां के जो मिनिस्टर हैं पीडीपी के, उन्होंने कहा था, हसीब डबरू साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है वहां पर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि गृह मंत्री को तो सबसे पहले पता होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और राष्ट्रपति हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं था कुछ भी। देखिए दीपक जी, जो आपने सवाल किया और जो संजय निरुपम जी ने भी कहा, दोनों का एक ही जवाब है। अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि कांग्रेस ने किस तरह से मसरत आलम को जेल भेज दिया। मैं यहां पर बताना चाहता हूं दीपक जी आपको, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया हूं। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 20/3/2013 का ऑर्डर है, जिसमें कहा गया नो काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। और रिस्पोंडेंट कौन है? वो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है। इन लोगों ने 4 सालों तक एक एफिडेविट, चार्जशीट नहीं कह रहा हूं, एक एफिडेविट तक नहीं जमा किया हाई कोर्ट के अंदर मसरत आलम को जेल में रखने के लिए। तो ये लोगों को कहां से कहने की वो बनता है? ये लोगों ने कभी भी मसरत आलम के लिए कभी कुछ नहीं किया। और आपको मैं बताता हूं कि 15 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जम्मू जो है वो उसको पीएसएफ को लगाने के लिए एक ऑर्डर जारी करते हैं, जो कि 23 दिन तक वहीं पड़ा रहता है। 23 दिन तक इनकी वहां सरकार थी और वो ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है। तो ये उस वक्त 15 सितंबर को किसकी सरकार थी वहां? तो मेरा कहना है कि सारा का सारा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी उस दौरान शुरू हुआ है। हमारा इसमें कहीं रोल नहीं है। इन लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। संजय निरुपम आज कह रहे हैं कि हम लोगों ने उसको जेल में डाला। संजय निरुपम नहीं समझते कि 4 साल तक एक एफिडेविट तक जमा नहीं किया इनके लोगों ने मसरत आलम को जेल में रखने के लिए। लेकिन अनिल, राष्ट्रपति शासन के वक्त इसको छोड़ने का आदेश हो गया था, ये आप मानते हैं?
आपके केंद्र ने क्यों कुछ नहीं किया, मैं ये जानना चाहता हूं। आप संजय जी पे आरोप नहीं, लगा रहे देखिए हैं, दीपक जी, मैंने मान लिया, बिल्कुल मैंने मान लिया, केंद्र जी, ने आपने- क्यों कुछ नहीं किया। मसरत आलम 120 लोगों की हिंसा में जो मौत हुई उसका गुनाहगार है कि नहीं है, मुझे इसका जवाब दीजिए आप। दीपक जी आप जो बात कर रहे हैं वो 4 तारीख के जो गृह विभाग के एक लेटर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। गृह विभाग का जो एडिशनल एक डायरेक्टर ने पत्र लिखा है उसमें कहीं गवर्नर के पास कॉपी नहीं गई है, कहीं गवर्नर लूप में नहीं थे, कहीं गवर्नर को जानकारी नहीं थी, ये नीचे के स्तर पे चल रहा था। और जो हमने क्लैरिफिकेशन मांगा है दीपक जी, वो इसी को लेकर सारी चीज क्लैरिफिकेशन मांगे कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। इसीलिए एक बार पूरा इसका जांच होने दीजिए, एक बार राज्य सरकार हमको मिलेगी, फिर आपको जरूर सूचित करेंगे इस बारे में। जी संजय जी। दीपक जी, इसमें अगर केस की मेरिट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथी को बात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कागज, जो ऑर्डर, जो एफिडेविट, जो दीपक जी, इसमें अगर केस की मेरिट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथी को बात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कागज, जो ऑर्डर, जो एफिडेविट, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो कोर्ट कर रहे हैं, वो सारे पेपर लेके गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं खड़े हुए? प्रधानमंत्री को आक्रोश क्यों आया? प्रधानमंत्री ये बातें क्यों नहीं सदन में बोल रहे हैं? तो सरकार कुछ कह रही है, पार्टी कुछ कह रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। एक दूसरी बात, राज्यपाल का शासन मतलब राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन मतलब केंद्र सरकार का शासन। क्या केंद्र सरकार इतनी मतलब बेहोश पड़ी है कि उनके राज्यपाल या उनके शासन में कोई इतना बड़ा निर्णय हो जाता है और इनको पता ही नहीं चलता? और तीसरी बात, हम लोग मान लीजिए बहुत नालायक हैं, हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया, हमने कोई केस नहीं बनाया, आपके पास तो सत्ता थी, आप आते ही हफ्ते भर के अंदर इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहे हैं? आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गलती की है उसको हम दुरुस्त करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से हम अपना एफिडेविट देते हैं, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल करते हैं। इसका मतलब आप अपनी गलती को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोष देके जान बचाना चाहते हैं। ये हमने जो करना वो हम करेंगे। एक पिछले कई 2-3 वर्षों से जो दिख रहा है। आप कहा कि आप तो छोड़ दिए, कम से कम हमने तो छोड़ा नहीं था। जफर, एक चीज कह दूं, निरुपम जी से मैं ये कहूं कि कश्मीर को थोड़ा सा समझना चाहिए सबको। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं होता है, वहां राज्यपाल का शासन होता है। इसीलिए वहां आप देखिए, एक चीज याद रखिए, वहां 370 लागू है और उसी कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो इसीलिए ये गलती ना करिएगा। मैं ऐसे ये करेक्ट कर रहा था और बाद में आऊंगा मैं मसरत आलम और पीडीपी और इस पे। राज्यपाल किसका नुमाइंदा होता है? देखिए जी, बट वहां टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली एक अरेंजमेंट है। आपसे सवाल पूछना देखिए, चाहता हूं कि राज्यपाल किसका नुमाइंदा होता है? वहां पे गवर्नर्स रूल कहलाता है, वहां प्रेसिडेंट्स रूल नहीं कहलाता। मैं इस समझे आप? और इसीलिए गवर्नर वहां का जो राज्यपाल है साहब, जहां चुनी हुई सरकार नहीं, तो वो रिलेशनशिप जो बाकी स्टेट्स की है, जो बाकी स्टेट्स की है केंद्र के साथ, वो कश्मीर की नहीं है। सुनिए ना जरा सा, तो मैं आपको करेक्ट कर रहा था, बाद में आपको और भी करेक्ट पूरे देश में जहां भी चुनी हुई सरकार नहीं होती है। एक मिनट, आप मुझे करेक्ट कर लीजिए, आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा आगे भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां पर भी राज्य सरकार चुनी हुई नहीं होती है, एक मिनट पूरी बात तो हो जाने दीजिए ना। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जहां भी चुनी हुई सरकार नहीं होती वहां गवर्नर का रूल होता है। मुझे मालूम है 370, मुझे भी मालूम है आपका अलग संविधान है, फिर भी वो जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति का और केंद्र सरकार का एक नुमाइंदा होता है। और गवर्नर के राज में अगर कोई निर्णय होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार को इसकी जानकारी हो, खासकर गृह मंत्री को, जो कि सदन में खड़े होकर बोल रहे उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये ढोंग है, ये ढकोसला है। मैं इस ढकोसले के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जफर इकबाल साहब, क्या आप मुशर्रफ को फिर से जेल भेजेंगे? हेलो। जफर इकबाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। जफर इकबाल साहब, मेरा बड़े हम्बली आपसे सवाल है कि स्टेट बीजेपी ने मांग की है कि मुशर्रफ को फिर से जेल भेजा जाए, क्या आप ये करेंगे? देखिए दीपक जी,
मैं आप जिस तरह आपने कहा, मैं भी बड़ा हम्बली आपसे एक बात कहने जा रहा हूं कि कल से जो ये हमने एक हल्ला गुल्ला मचा रखा है 2 दिन से, इस एक मसले को लेकर हम पूरी दुनिया में एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति पूरे देश और हमारी पूरी आर्मड फोर्सेस, हमारी पूरी पुलिस, हमारी जनता सबसे ज्यादा ताकतवर है, जैसे कोई कयामत आ गई है। इस तरह से हम इस चीज को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, और आप माने या ना माने, जो बुद्धिजीवन लोग हैं, जो वाइज पीपल हैं, वो सब समझ रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से और पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह इसको लेकर चर्चा कर रही है और जिस तरह इसको जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया गया है, कहीं न कहीं हम किसी और की मदद कर रहे हैं। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। जफर साहब कैसी बात कर रहे हैं कि हम कैसे पाकिस्तान से ज़कीउर रहमान लखवी को मांगेंगे? देखिए, अगर हम सेपरेटिस्ट को छोड़ने लगे तो हम कैसे पाकिस्तान को कहेंगे कि मुंबई टेररिज्म के जो सबसे मेन गुनाहगार थे ज़कीउर रहमान लखवी, उसको जेल में रखे? मैं बिल्कुल छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं बिल्कुल छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस चीज को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं जल्दबाजी में, कल जो रिएक्शन हुआ उसके बाद और चीजें सामने आ गई, जिससे वो कई लोग जिन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया था उनको डिफेंस पे आना पड़ा। अब कल जब कहा गया कि इस तरह हो गया है, अब उसके बाद नई बात सामने आ गई कि भाई ये चीज जो हुई है ये गवर्नर रूल में हुई है, और गवर्नर के से भी पहले उमर साहब के जमाने में इसको परस्यू नहीं किया गया है, कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके लिए रिजॉइंडर नहीं भरा गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कानून को उसका काम करने दीजिए। अब आप सवाल को कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि उसको सेंट्रल जेल भेज दीजिए। अगर उस पर कोई चार्ज मौजूद है, अगर कानून इसके लिए कहता है, तो नेचुरली लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये थोड़ा है कि आप किसी के सर पे एक बंदूक रखे और कहें जी इस तरह ये कर लो। ये इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं, इस तरह से सिस्टम काम नहीं करते हैं। एक कानून है हमारे पास, एक संविधान है हमारे पास, और एक कोर्ट है हमारे पास। जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। किसी भी सूरत में कानून का उल्लंघन होने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं, पूरा देश कह रहा है कि आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस था, वैसी पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी और पीडीपी के अलायंस वाली पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी पॉलिटिक्स करती है जिससे ऐसे लोगों को शय मिलती है। आप मानते हैं कि मसरत आलम एक देशद्रोही है या नहीं? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं पूरा देश कह रहा है, तो पूरा देश जो कह रहा है, पूरा देश संविधान को मानता है। और इसी तरह आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए सभी लोगों को कि जम्मू कश्मीर में भी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, वो एक हलफ लेते हैं, एक ओथ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले उनको इस बात की हल्का ओथ लेना पड़ती है कि वो देश की अखंडता जो है, देश की जो यूनिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है, इसकी जो सॉवरेनिटी है, उस पर उसको हर सूरत में प्रोटेक्ट करेंगे। तो कोई भी शख्स मैं समझता हूं जो ऑनेस्ट है, जो पॉलिटिकल ऑनेस्टी में बिलीव करता है, वो किसी भी सूरत में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, न होने देगा जिससे इस पे असर पड़े। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर कहीं पर कोई एरर ऑफ जजमेंट हुई होगी, जैसा कि आप कहते हैं, उसको देखा जा रहा होगा, जो भी कानून का दायरा होगा। अब देश जो कह रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो सारा कुछ करना है ना। अरुण बख्शी जी। जी, यस प्लीज। आपने सबसे पहले बहुत अच्छा, सर आपने बहुत अच्छा बोला था दीपक साहब कि हमाम में सब डैश 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 है। देखिए, डैश डैश का मतलब है हमाम में सब नंगे हैं। ये जो कतार में बैठे हुए सब नंगे हैं। ये पीडीपी, इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक, इट्स ए डिरेल्ड, इट्स ए टोटल डिरेल्ड पार्टी, पीपल्स डिरेल्ड पार्टी। और सबसे मनहूस जो सीएम हुआ है वो ये मुफ्ती मोहम्मद साहब है।
जिन्होंने आते ही मनहूसियत दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले बोले Mind your language first. Mind your दूसरा बोले language. थैंक्स टू Mind your सेपरेटिस्ट। language. Don't use foul language. This is the only language I have. This is the only. मनहूस This is आप the हैं। only language I have for you people. मुफ्ती मोहम्मद सैयद को आप This is the only language I have. ना शांत हो जाइए आप दोनों में एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। बख्शी जी है उसको आपसे पेट्रियाटिज्म का लाइसेंस और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। माइंड योर लैंग्वेज। बख्शी जी शांति थोड़ी, मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूँ तो हम शांति से ही चर्चा को शुरू करेंगे। मसरत आलम को फिर से जेल पहुंचवा पाएंगे मोदी साहब, क्योंकि बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है उसने ये डिमांड की है कि उनको एक बड़े जेल में भेजा जाए। राहुल जलाली जी हमारे साथ है, कश्मीर मामलों के बहुत बड़े जानकार। जलाली जी, आपको क्या लगता है स्टेट बीजेपी ने क्यों डिमांड किया है? देखिए, स्टेट बीजेपी ने डिमांड इसलिए किया क्योंकि सड़कों पे वहां पे पैंथर्स पार्टी और कांग्रेस आई हुई है और इस पे उन्होंने एजिटेशन खड़ा कर दिया है। और ये मुद्दा वैसे तो बीजेपी का था, आज इस मुद्दे को ले गए हैं पैंथर्स पार्टी और कांग्रेस। तो इसीलिए स्टेट बीजेपी और क्या करे, ये डिमांड तो उन्हें करना ही था। उसके अलावा मुझे लगता है कि जहां तक मसरत आलम का मुद्दा है, इस पे पूरा केस एक नए सिरे से बनाना पड़ेगा, क्यों पहले कोई केस ही नहीं था। देखिए, इस पे कब का एक्सपायर हो चुका है जो इसके खिलाफ जो केस बना था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जिन जिन को अरेस्ट किया जाता है वो अरेस्ट इस बेसिस पे आना पड़ेगा, क्यों पहले कोई केस ही नहीं था। देखिए, इस पे कब का एक्सपायर हो चुका है जो इसके खिलाफ जो केस बना था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जिन जिन को अरेस्ट किया जाता है वो अरेस्ट इस बेसिस पे होता है कि वहां पे कोई चार्जशीट ना हो, वो 6 महीने के लिए रख सकते थे जेल में उसे, और इसका मैक्सिमम टेन्योर 2 साल रहता है। 2010 में मसरत आलम को जेल में किया गया और मसरत आलम उतने जबरदस्त फिगर अलगाववादी ताकतों के नहीं है। ये इंपॉर्टेंस इनकी बनी जब बच्चे वहां पे लड़कों मारे जा रहे थे, जब एजिटेशन एक बहुत बन गया वहां, तो ये कैलेंडर देते थे कि कहां पे किस दिन होगा, और ये बीच में इनका कैलेंडर पॉपुलर हो गया और फिर उसके बाद इनको एक वॉइस बनाया गया उस एजिटेशन का। ये खुद से एक बन गए वॉइस। तब एक ऐलान किया गया 10 लाख या 15 लाख का इन पे ये था ऐलान कि इन पे एक रैंसम का अमाउंट, और इन्हें फिर बाद में अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद ये जेल में थे। चार्जशीट पे कोई 27 केसेस इन पे डाले गए हैं, सेडिशन का है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, पर कोई भी केस में इनको कहीं भी इनकी कन्विक्शन नहीं है और सारे केसेस एक्सपायर हो चुके हैं। जो लास्ट बचा था वो सितंबर में एक्सपायर हो गया। उसके बाद से किसी ने फॉलो अप नहीं किया और आप जानते हो फरवरी में रिलीज ऑर्डर इनका आ चुका था। ये इनका चैप्टर है। और अब बात करें इस सरकार की, मुझे लगता है कि ये एक प्रोग्राम जो है कि बातचीत का, शांति का, ये खुद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है। ये नहीं कहा गया कि मसरत आलम को रिहा किया जाएगा, पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखिए, उसमें साफ बात है कि हुर्रियत से बातचीत होगी, एक पीस प्रोसेस होगा, उसमें साफ है कि पाकिस्तान से शांति की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती है। मुझे लगता है इस बार शायद मुफ्ती साहब जो 2002 में भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें लगा माहौल कुछ वैसा ही है, माहौल बदल चुका है। उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो यही काम कर रहे थे। तब भी उन्होंने बोर्ड लगाया था मुजफ्फराबाद, आपको याद होगा, 140 किलोमीटर हर जगह श्रीनगर में वो बोर्ड थे। तब रास्ता नहीं था श्रीनगर मुजफ्फराबाद का, पर उस वक्त एक पॉलिटिकल कंसेंसस थी। कांग्रेस उनका अलायंस पार्टनर थे, वाजपेयी जी की सरकार थी दिल्ली में और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी जी के अलायंस पार्टनर थे। और ये पॉलिटिकल कंसेंसस की शांति की बातचीत आगे होगी पूरे देश में थी। आज माहौल अलग है, कांग्रेस अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, और उनको मसरत आलम का मुद्दा मिल गया और वो सड़क पे आ गए। इस पे दोनों पार्टियां बैकफुट पे चले गई है। पॉलिटिकली तो मुझे नहीं लगता है कि मसरत आलम बहुत देर बाहर रहेंगे। पॉलिटिकली दोनों पार्टियों को ये अब सूट नहीं करता है। पॉलिटिकली दोनों पार्टियों को ये सूट नहीं करता, लेकिन बड़ा सवाल आलोक जी यहाँ पर ये उठता है, बीजेपी को जम्मू में नुकसान होगा, वैली की चिंता बीजेपी को नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी को पब्लिक परसेप्शन में पूरे देश में नुकसान होगा? देखिए दीपक जी, आप दूसरी तरफ भी देखिए कि इसका नुकसान क्यों होगा। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री का तेवर था, गृह मंत्री का तेवर था,
एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स देश में पिछले चुनाव के समय से चली है। और लेकिन सबसे बड़ा नुकसान दीपक जी इसका फायदा पॉलिटिकल जिसको भी हो, बाद में मुफ्ती साहब कहेंगे बेली में मेरा पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां साफ हो जाए, कांग्रेस का नामो निशान न रहे, उनको फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तात्कालिक लाभ चाहे देखे दोनों पार्टी या पाकिस्तान से बातचीत के लिए रास्ता इससे खुले, लेकिन पाकिस्तान से भी जब हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ के आतंकवादी आपके यहाँ में वापस करिए, वो भी यही कहते हैं कोई सबूत नहीं है। जब हम उस सबूत के आधार पर जिसने राष्ट्रद्रोह किया, जो 120 लोग मारे गए, ये सारी दुनिया जानती है, पूरा कश्मीर नहीं पूरा भारत जानता है, उसके खिलाफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया, सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उनको इस तरह के केसेस यदि आप नहीं करेंगे तो चाहे वो भारत के राज्यों में जब दंगे होते हैं और उनके केसेस भी हम यही कहते हैं कि साहब कोई सबूत नहीं है इसलिए वो मंत्री बन सकता है, केंद्रीय मंत्री बन सकता है, घोटाला करने पर सबूत नहीं है 10 साल बाद आप उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये एक जो गलत ट्रेंड इससे बन रहा है, एक ये नुकसान होगा। और दूसरा जो आपने कहा, ये मैं तो बल्कि ये भी मानना है कि ये पाकिस्तान से बातचीत और अमेरिका, ओबामा साहब आए थे, उसके बाद भी हमारा अमेरिका भी हमारे इस पूरी राजनीति में खेल करता रहता है। एक पूरे सिस्टम में जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, जिन्होंने इसको छोड़ने के लिए कागज बढ़ाया, उसको दबाया। लेकिन केंद्र जहां इतने बड़े बड़े राम माधव जी तो बड़े भारी नीति निर्धारक थे, वो वहां जा रहे थे, रोज बराबर वहां संपर्क में थे। क्या ऐसा नहीं पता था कि क्या समझौता हो रहा है? बिल्कुल अभी राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात है। समझौते में ये सब बातें क्लियर थी कि हम जो कुछ करना चाहेंगे, और मुफ्ती साहब कह चुके थे हम करेंगे, हम सेना को हम दिशा देंगे। आप उनका अब देख लीजिए भाषण भी, उन्होंने बाकायदा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी ये दावा किया कि सेना को भी हम निर्देश देंगे, कितना रहना है, पीछे हटना है, प्रोग्राम में भी है। इसलिए वो छोड़ना, ये खाली ड्रामा थोड़ा बाहर संसद में करना, बाहर करना कि नहीं, ताकि हिंदू राष्ट्र वो जरूर कहे कि नहीं हम बड़ा विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलगाववादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उससे हिंदू एकजुट हो जाए और उसका फायदा दूसरे राज्यों में भी मिले, ये कोशिश होगी। अनिल बलूनी, मेरा सीधा आरोप है, और आरोप इसलिए कि जो तथ्य मेरे सामने है उसके हिसाब से राज्यपाल ने छोड़ा है। भले से कोई कार्रवाई केंद्र सरकार ने न की हो, कांग्रेस के सरकार ने न की हो, लेकिन केंद्र सरकार ने भी इस इश्यू को ठीक से हैंडल नहीं किया। उनको पता था कि मसरत आलम रिहा हो सकते हैं। ये काम केंद्र सरकार का भी था जब से राज्यपाल शासन लगा था कि वो इन चीजों की स्टडी करती कि कितने ऐसे अलगाववादी हैं जिनको छोड़ने की प्रोसेस शुरू हो गई है, ताकि इस रिहाई को रोका जा सकता और केसेस को स्टडी किया जा सकता। कम से कम ऐसे लोग तो न छोड़े जाते जिन पर देशद्रोह के संगीन मामले हो। देखिए दीपक जी, एक तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मामला था, जो होम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होम का जो पत्र है, वो उसमें राज्यपाल कहीं लूप में नहीं थे, राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमको अंधकार में रखा गया, ये हम शुरू से कह रहे हैं, हमारी जानकारी में पूरा विषय नहीं था। और आप जहां तक कह रहे हैं, देखिए दीपक जी, हम लाभ और हानि का हम चुनाव को लेकर हम ये सब नहीं देखते हैं। आप कह रहे थे जम्मू कश्मीर जम्मू के क्षेत्र में हमको नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी नुकसान और फायदे के लिए इस तरह का काम नहीं करती। आप देखिए जम्मू कश्मीर आज से नहीं, ये कांग्रेस के मित्र हमारी हंसी उड़ाया करते थे। हम कब से जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष करते रहे, और जम्मू कश्मीर के लिए हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये बात तय है। हमारा पूरा कहना है कि जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा पूरा करेंगे ना। हम जम्मू कश्मीर के मामले में कहां कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया आपने अनिल, कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया आपने। कैसे? आप कह रहे हैं कि नहीं, कश्मीर हमारा है की बात कर रहे हैं। आप तो धारा 370 खा गए। आप धारा 370 आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहाँ है? नहीं, देखिए दीपक जी, अलगाववादियों को छोड़ना आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहाँ है? दीपक जी, मैं कल भी आपके शो में था, बिल्कुल कौन रोका? नहीं, बिल्कुल नहीं है कॉमन मिनिमम। देखिए दीपक जी, मैंने ये कहा कि ये जो सरकार है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अगर हटेगी तो हमारा साथ नहीं रहेगा। ये बात तय है कि हमने जो कॉमन मिनिमम तैयार किया उस सीएमपी के तहत ही चलना होगा। और नहीं, देखिए दीपक जी, मैंने कहा ना, हमने जो अपना प्रोटेस्ट है, हमने वो वहां के मुख्यमंत्री और पीडीपी को बता दिए। हम किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से जो भी सीएमपी है, अगर उससे हिलेंगे तो हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं रहेगा, ये बात तय है, और ये हमने वहां सरकार को बता दिया। अच्छा, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है अनिल, माफ कीजिएगा, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है
कि सत्ताधारी पार्टी होने के कारण आप पर सवाल ज्यादा बनते हैं, क्योंकि आपकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। मेरा पहला सवाल, आप मानते हैं कि जकीर रहमान लखवी की भारत को जरूरत है और पाकिस्तान को उसको भारत को सौंप देना चाहिए? मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड। जी जी, पाकिस्तान क्या कहता है? सबूतों के अभाव में उसको नहीं दिया जा जी जी सकता? दीपक जी, ठीक है जी। नहीं, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं बताइए ना। मैं पूछ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं सवाल पे। तीसरी बात, आपने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, था आप कि आइए, सीधे आइए ना, क्यों इतना समय लगाते हैं? जो लोग अलगाववादियों से बातें करते हैं, पाकिस्तान के लिए कहा था, उनसे हम कभी बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, कहा था ना? दीपक जी आइए, सीधे सवाल पे आइए। तो हम तो अलगाववादियों को छोड़ते हैं, तो हम अब पाकिस्तान दीपक से जी, आप आप क्या कैसे पूछना चाहते मिलाएंगे? हैं? सीधा पूछे ना, इतनी भूमिका मत बनाइए, बताइए सीधे से। सवाल यह है कि हम तो अलगाववादियों को छोड़ते हैं, हम तो अलगाववादियों को छोड़ते हैं, तो हम अब पाकिस्तान से हम दीपक जी, कैसे देखिए, मिलाएंगे? आप दीपक जी ये बताइए ना, इसमें कहाँ हम जिम्मेवार हैं? हम तो शुरू से इसके खिलाफ है। हमारे प्रधानमंत्री इतने सख्त शब्दों में पार्लियामेंट में कह रहे कि हमको नहीं मैं बताया इसका गया, जवाब हमको अंधेरे पे रखा गया, हम पूरी तरह सहमत नहीं है। दीपक भाई, आप मैं बताइए, इसमें कुछ टिप्पणी करूं? हमारी स्टेट यूनिट, अरे हमारी ये दो राज्य की लेटर यूनिट कह रहे हैं, जो जाके होम डिपार्टमेंट ने जम्मू के हमारी डीएम को लिखा है। निरुपम जी रुक जाइए, निरुपम जी आप रुक जाइए, पहले मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ये दो लेटर कह रहे हैं, अनिल, मैं नहीं कह आप रहा हूं। बताइए कि किस तरह से भारतीय जनता कि पार्टी गृह मंत्रालय भी हमारे जिम्मेदार है। जी, अनुपम जी नहीं कह रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं। और अनुपम जी नहीं कह रहे हैं, कौन सी दीपक चिट्ठी जी कह कह रही रहे हैं। नहीं, कौन सी? ये नहीं, जो दीपक जी एडिशनल बताइए, होम कौन सी सेक्रेटरी चिट्ठी ने है? जम्मू के डीएम को लिखा है। जी जी, ये चिट्ठी मेरे पास भी है दीपक जी, जो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन इस तो आपको चिट्ठी में पढ़ लेना था कहाँ ना उसको। गवर्नर लूप में, ये बताइए ना, कहाँ गवर्नर की जानकारी में पूरा मामला है? एक अरे सवाल राज- है, क्योंकि नहीं ये नहीं, देश बताइए ना, मैं देश के इसी के सामने लिए ये जो सवाल हमने, है। जो वहाँ की सरकार, देखिए, दीपक अनिल जी, मैं दीपक एक जी जो सवाल वहाँ में- राज्य और सरकार मैं थे, मैं दीपक जी जो चिंतित राज्य हूं सरकार से इससे। क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, देखिए, इसीलिए मैं मांगा गया है। एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं चिंतित हूं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पे इस देश की हर एक सिक्योरिटी एजेंसी वहां पे है, आर्मी इतनी है, पुलिस इतनी है, सीआरपीएफ आप गिन लीजिए, बीएसएफ गिन लीजिए, ये इतने लोग हैं। तो ये उनका मुझे लगता है ऐसा ही शायद इनको ये खबर ना दे, पर मुझे ये चिंता हो रही है कि इसकी बात ऊपर किसी को पता नहीं थी, गवर्नर को नहीं पता लगा, इतना बड़ा अपराधी। होम मिनिस्ट्री को नहीं पता लगा। ये इस पे हमें चिंता करनी तो चाहिए। बिल्कुल आऊंगा, इस सवाल का जवाब लूंगा, संजय निरुपम जी के पास चलूंगा, जफर इकबाल साहब के पास चलूंगा इस ब्रेक के बाद। सईद की सरकार ने, इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल बलूनी की बात का संजय निरुपम जी जवाब देना चाहते थे। जी संजय जी। मैं सिर्फ आप बहुत अच्छा एक मुद्दा रख रहे थे कि ये सरकार और ये पार्टी कहती थी कि जो लोग अलगाववादियों के साथ रिश्ता रखते हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे, और जो अलगाववादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको रिहाई कर रहे हैं, उनको गले लगाकर उनके साथ सरकार चला रहे हैं। यही बलूनी जी की पार्टी कहती थी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जहां मुखर्जी जी का बलिदान हुआ वो कश्मीर हमारा है, और आज उस कश्मीर के नाम पर जो समझौते हो रहे हैं वो सचमुच बहुत दुखद है। सिर्फ मजबूरी है कि सत्ता में बने रहना है। आज जो इनके पास जवाब नहीं है, इतनी बड़ी सरकार, कश्मीर इतना संवेदनशील राज्य है, और बहुत सही बात है कि इतनी सारी एजेंसियां वहां काम कर रही है, इतना बड़ा संजय जी, अभी आप व्यक्ति वो रिहा हो रहा है और सरकार को कुछ पता ही नहीं है। पूरी बात हो जाने दीजिए मान्यवर, प्रधानमंत्री को कुछ पता संजय नहीं जी, आपकी पार्टी ने तो उसकी नींव वहां पर रखी। जब शपथ संजय ग्रहण जी, के समय कांग्रेस बैठे हुए पार्टी ने हैं, इसको मुफ्ती कराया। साहब क्या करें? आप ही की सरकार थी जब ये सब हुआ है। मुफ्ती साहब एक मिनट, अच्छा एक मिनट, हाँ, हमारी ही सरकार ने सारा गुनाह किया, आप सब दूध के दूल्हे हैं। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना लिए घूमते हैं, वहां जब मुफ्ती साहब शपथ लेते समय कहते हैं कि कश्मीर में चुनाव तब संभव हो पाया जब हुर्रियत और पाकिस्तान ने अनुमति दी, प्रधानमंत्री जी चुपचाप रहे।
हम जो जिस अफजल गुरु को दीपक जी, एक जिस सवाल मेरा अफजल भी गुरु जोड़ के दीजिए बारे उनके में लिए। फांसी से पहले भाजपा के लोग कहते थे कि अब कांग्रेस के दामाद है क्या, इनको क्यों नहीं फांसी दे रहे हैं, आज उस अफजल गुरु के बारे में मुफ्ती साहब की पार्टी और मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनकर के इनके कान में गर्म शीशा नहीं जाता है, इनको दीपक जी, शर्म नहीं सवाल आती, है। तकलीफ नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सिर्फ सत्ता में बने रहना है दीपक और जी, इसके लिए एक तमाम सवाल है। समझौते करने के लिए ये मजबूर और लाचार है। अरे बाटला हाउस में बाल्टी भर के रोने दीपक जी, वाले मैं नहीं भी एक है। सवाल संजय जी से पूछना चाहता हूँ। ठीक है दीपक जफर जी भाई। सुनिए, दीपक जी ये इन्होंने अभी नहीं अनिल अनिल, मैंने माना कांग्रेस ने गलतियां की, आप इनकी गलतियां क्यों ढो रहे हो, आते ही ठीक क्यों नहीं किया? नहीं दीपक जी एक सवाल जरूर दीपक संजय जी। निरुपम जी से होना चाहिए कि सैफुद्दीन दीपक जी। सोज ने भी एक बयान दिया है कि 4 साल तक मसरत आलम को गलत तरीके से जेल में रखा गया, पहला। दूसरा, गुलाम नबी आजाद ने अभी राज्यसभा जाने से पहले गुलाम नबी आजाद और उनके सारे विधायकों ने लिख के दिया कि अफजल गुरु की फांसी गलत तरीके से हुई। ये संजय निरुपम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? जफर भाई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। जफर मैं भाई बताता हूँ मुझे एक मिनट संजय जी, जफर भाई भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। यही सवाल मैं भी पूछने जा रहा था कि आज से 20 दिन पहले कांग्रेस के 8 लोगों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अफजल गुरु का जो ट्रायल था वो फेयर नहीं था। ये शर्त उनको इंजीनियर रशीद ने रखी थी कि मैं उसी सूरत में वोट दूंगा अगर आप इस तरह का अगर आप माफी मांगेंगे। संजय जी क्विकली 1 मिनट में जवाब, मुझे शो वाइंड अप करना है। चलेगा, सुनेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी इस जी, देश जी, को सुनते हैं। कांग्रेस मुक्त बनाने का क्या हो गया सपना संजय जी, देख बोलिए रही ना। थी, आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूरी हो गई है, मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए तो जरा सा। जो भारतीय जनता पार्टी देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का सपना देख रही थी, आज बीजेपी की इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अपने पापों को छुपाने के लिए वो कांग्रेस के नेताओं के बयानों का सहारा ले रहे हैं। अरे संजय जी अपने बुरे दिन देखिए, आपके युवराज गायब हो गए हैं, आप अपने बुरे दिन दीपक देखिए, हमारे जी, बताइए। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। धर्म बाटला हाउस में टॉक अबाउट द मेन पॉइंट। उस विषय बाटला हाउस में आपको हमने निभाए। टॉक अबाउट द मेन पॉइंट। चलिए। रहिए, बहुत बड़ी बहस हो सकती है इस पर, बाटला हाउस पर फिर से बहस होगी, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर आगे क्या होता है इस पर हमारी गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।